हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं दिनों के बाद नहीं कह सकता, काफ़ी महीनों के बाद आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसको मैं आप लोगों के लिए एक कह सकता हूँ कि एक मैसेज के रूप में आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू बात करना चाह रहा हूँ। आपको जो भी लगता है, जो भी आपके मन में कुछ ओपिनियन आएंगे, कुछ डाउट्स आएंगे, तो आप अपने उस ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मैं उनको पढ़ के फिर कुछ ऐसा रहेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और उसके आधार पे वीडियोज़ भी बनाऊँगा। बट आज क्या है कि बहुत दिन के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी जेपीएससी के जो एस्पेरेंट हैं, है ना, जेपीएससी की जो तैयारी करते हैं, जो अभी 11 जेपीएससी का एग्ज़ाम लिख करके, मेंस एग्ज़ाम लिख करके वो रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर इस उम्मीद में कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी 14th जेपीएससी, उसके लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा। एक ये कि 11 जेपीएससी का क्या स्कोप है, और दूसरा 14 जेपीएससी का क्या स्कोप है। और अभी जो विधानसभा के जो चुनाव हुए और उसके जो परिणाम आया, उसके बाद से जो अभ्यर्थी वर्ग है, जो एस्पायरेंट का जो कम्युनिटी है, उसको किस बात पे फोकस करना चाहिए और किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए अपनी तैयारी में। ठीक है, क्योंकि जब एक बार आप डिसाइड कर लिए हैं कि आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करनी है, तो आपको तो आप अपनी तैयारी तो छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, जो लोग भी अभी रेगुलर तैयारी में होंगे तो वो लोग अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम देंगे जो होने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले 11 जेपीएससी से, देन फिर 14 जेपीएससी पे आऊँगा। फिर मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए अगर आप जेपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो चूँकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो जेपीएससी का प्रिपरेशन है, तो जो लोग भी जेपीएससी की तैयारी करते हैं झारखंड में या झारखंड से बाहर भी जो लोग रह रहे हैं और झारखंड के हैं वो बाहर रह रहे हैं और वो कहीं पे कोचिंग वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, या फिर सेल्फ स्टडी के थ्रू जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो यूज़फुल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ 11 जेपीएससी के स्कोप पे। देखिए, चुनाव आए हैं, अप्रत्याशित रिजल्ट आए हैं, कोई भी ऐसा उम्मीद नहीं किया था विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आए हैं। और काफ़ी आप कह सकते हैं मतलब क्लियर मेजॉरिटी जिसको बोलते हैं, या फिर क्लियर मैंडेट है ना, जो जनादेश जो आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। तो सरकार जो है पूरा पावरफुल होकर के बड़े बड़े डिसीजन लेगी, चाहे वो जेपीएससी का अपॉइंटमेंट से लेकर के मामला हो, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हो, या फिर उसके अंदर जो भी रिफॉर्म्स लाने होंगे, चाहे वो फंक्शनल रिफॉर्म्स या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो भी हो, कुछ भी मुद्दे आते हैं, है ना, तो सरकार उस पर बोल्ड डिसीजन ले करके आगे बढ़ेगी। और ये एक मैसेज भी वहाँ के मशीनरी को देने की कोशिश करेगी ये सरकार की, आपको जो है जो एग्ज़ामिनेशन लेने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा आप और स्पीडी बनाएं। और हम लोगों को स्पीड के साथ साथ अपने को चाहिए ट्रांसपेरेंसी, है ना। बहुत लोग सिर्फ सोचते हैं कि चलो एग्ज़ाम दे दिए, 1 महीना में रिज़ल्ट आ जाए, 2 महीना में आ जाए, नहीं। एक जो मिनिमम जो टाइम लगना चाहिए ना चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, कि कितने अच्छे से कॉपी चेक किया जाए, फिर उनका अच्छे से टेबुलेशन हो, फिर उसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर एक जो मैकेनिज़्म है ना, जो एक एसओपीज़ जो होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, तो वो एसओपीज़ का मतलब पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, एसओपी मस्ट बी फॉलोड, है ना, इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन अ गुड वे, इन अ बेटर वे, सो दैट ट्रांसपेरेंसी शुड बी मेंटेन्ड, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। महीना 2 महीना रिज़ल्ट लेट हो चलेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पारदर्शिता के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो अभ्यर्थी वर्ग को जेपीएससी में पारदर्शिता कैसे आए उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखो, आप बैकलॉग का फाइनल रिज़ल्ट आ गया, कट ऑफ वगैरह आ गया कि कितना कट ऑफ गया था, लेकिन लोगों के क्या मार्क्स रहे ये भी उनका जानने का अधिकार है ना। तो उसी तरह से लास्ट जेपीएससी में हुआ था कि बहुत जब कोर्ट केस हुआ तब लोग अपना मार्क्स जान पाए। ठीक है, अभी तो बैकलॉग वाला मार्क्स दे दिया है, जो लोग अपना मार्क्स देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम वो एक अपना खुद का आकलन तो लगा पाते हैं ना,
कि कितना मार्क्स मैंने इसमें स्कोर किया। तो उससे क्या होता है कि वो आगे आने वाले परीक्षा में या आगे आने वाले एग्ज़ामिनेशन में वो खुद को क्या करेंगे, उस लायक बनाएंगे, है ना। और अब आप रिज़ल्ट निकाल देते हो, आप 6 महीना 8 महीना मार्क्स ही नहीं दोगे तो 6 महीना तो उसके लाइफ से चला जाता है ना। दूसरा क्या है कि एक इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है कि मेरे को पता ही नहीं है कि मैं किस चीज़ में फ़ेल हुआ, किस चीज़ में मेरा स्कोर ख़राब रहा। हो सकता है जिस चीज़ को लेकर के वो डर रहा है कि नहीं मेरा पेपर 3 ख़राब चला गया था, हो सकता है उसी में अच्छे मार्क्स आए हों, है ना। तो जैसे मेरा जो 7 जेपीएससी में जो केस हुआ था, मेरे को कहीं से लग ही नहीं रहा था कि मैं उतना स्कोर नहीं कर पाया हूँगा जितना लोग स्कोर करके जॉब में हैं। मैं आई वॉज़ वेरी श्योर, है ना, एट माई एंड कि नहीं, जो लोग सेलेक्ट होकर के गए हैं, है ना, उनसे तो मेरा मार्क्स कम नहीं रहा होगा। लेकिन क्या था कि वो उस चीज़ पे वैलिडेशन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो मार्कशीट आ नहीं रहा था। लेकिन जब मार्कशीट आया तो उस चीज़ मेरे को लगा कि नहीं मैं सही था, कि जो लोग मेरे कैटेगरी में जो लोग सेलेक्ट होकर के गए हैं कम से कम इनसे तो मैं ज़्यादा ही मार्क्स लाया था। मेरे को ऐसी उम्मीद थी, एक अंदर से आपको एक वो रहता है जब आप एग्ज़ाम देते हो तो। और इतना कॉन्फिडेंस खुद पे रहना भी चाहिए, ठीक है, इतना रहना भी चाहिए। तो क्या है कि ये ट्रांसपेरेंसी वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, है ना, वेदर इट इज़ अ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ अ मेंस एग्जामिनेशन, और वेदर इट इज़ अ इंटरव्यू, है ना। सो ट्रांसपेरेंसी शुड बी मेंटेन एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो 1-2 महीना रिज़ल्ट डिले आए चलेगा, बट क्या है कि ट्रांसपेरेंसी हमारा क्या है सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए, और सरकार को भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। लोग बार बार दूसरे के सिस्टम पे, इलेक्शन कमीशन के सिस्टम पे सवाल उठाते रहते हैं कि है ना ईवीएम ये वो दिस दैट, ये बहुत बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप दूसरे पे सवाल उठा रहे हो तो कि नहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमको ऐसा लगता है टेम्परिंग ये वो, तो फिर हमारे को आप हमें क्यों नहीं इस चीज़ को इंश्योर आप कर पाते हो कि हाँ जो भी हो रहा है वट एवर इज़ हैपनिंग इट इज़ गुड, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आपको शक हो सकता है तो हमें भी शक हो सकता है, और हमारे शक को दूर करना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो पहला तो ये है कि अब सरकार बन चुकी है, काफ़ी क्लियर मैंडेट मिला है, सरकार रिपीट कर गई है, तो हाँ चेयरमैन का जल्दी अपॉइंटमेंट होगा। और पता नहीं इस प्रोसेस में कहाँ पे क्या हुआ है नहीं हुआ है, इतना मेरे को नहीं पता है डिटेल, लेकिन जल्द ही चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होगा। और 11 जेपीएससी आई थिंक 2 से 3 महीना में आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग भी मेंस दे चुके हैं, आप इंटरव्यू के लिए बस न्यूज़ वगैरह देखते रहिए, बाकी और ज़्यादा क्या ही तैयारी कर सकते हैं। अभी जो एग्ज़ामिनेशन होने हैं बीपीएससी के या फिर जो 14 जेपीएससी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आप अटैम्प्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ 11 जेपीएससी से बस इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं कि अगर शॉर्टकट में, तो 11 जेपीएससी अब प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, और मुश्किल से 2 से 3 महीने में ये पटरी पे आ जाएगा, शायद कंप्लीट भी हो जाए ये वैकेंसी। 14 जेपीएससी वाले क्या करें, जो लोग प्रीलिम्स में रह चुके, प्रीलिम्स नहीं हो पाया पिछली बार, या फिर उनका मेंस ख़राब गया हो, तो जो लोग प्रीलिम्स में बाहर हो गए थे, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी उनके लिए यही एडवाइस होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप एक एक क्वेश्चन के थ्रू आप गो थ्रू हो जाओ कि कहाँ पे आपने क्या मिस्टेक को कमिट किया, है ना, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड इन द एग्ज़ामिनेशन हॉल। आप सोचो कि जो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जो मिस्टेक करते हो, क्या वो आप रूम पर भी प्रैक्टिस करते समय आप वो मिस्टेक को आप कमिट कर रहे हो, वो गलती आप रूम पे भी दोबारा कर रहे हो, है ना। इफ़ यू आर committing the same mistakes in the room as well as in the examination hall, then you need to work on this, है ना, आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कुछ फैक्ट्स को लिखो, फिर आप देखो कि फैक्चुअल लेवल पे आप ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। तो जो भी आपका एरिया वीक है उसको आप स्ट्रॉन्ग करो सबसे पहले। तो प्रीलिम्स में आपको ऐसी तैयारी करनी है कि प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन एटलीस्ट आपका ना छूटे, ठीक है। प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन नहीं छूटे मतलब आपको यू हैव टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन, ओके।
तो वो उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मतलब प्रीलिम्स आप दिए और आपका 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, है ना, जो एक जिसको बोलते हैं मार्जिनल मार्क्स से बाहर रह जाना। तो एक एक क्वेश्चन पे आप काम करो, आपसे क्यों वो क्वेश्चन नहीं बना, कहाँ पे कमी रह गई थी, सिलेबस का कौन सा पार्ट को आपने इग्नोर किया था, है ना, वो सारी चीज़ों पे एक एक चीज़ पे काम करना आप स्टार्ट करो। जो लोग थोड़ा प्रीलिम्स को लेकर के श्योर रहते हैं कि नहीं, कि जब भी वो प्रीलिम्स में बैठते हैं उनका रिजल्ट हो जाता है, बट कहीं ना कहीं वो मेंस में थोड़ा सा वो मार खा जाते हैं, तो उसके लिए कोई कुछ उपाय नहीं है। सिलेबस वाइज, है ना, मेंस का सिलेबस निकालो आप, और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं टॉपिक वाइज एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पीडीएफ लॉन्च किया था, है ना, 11 जेपीएससी के लिए, ठीक है। तो जिनको रिक्वायरमेंट होगा, है ना, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कुछ पेड बेसिस पे, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी उसमें, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस की कमी है टॉपिक वाइज, तो आप वहाँ से मेरे से आप ले लो, या फिर कहीं मार्केट में पड़ा हुआ है, या फिर आप और कुछ ना करो तो आप जो जेपीएससी में अभी तक जो जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन को ही आप प्रैक्टिस करो। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि मेंस का जो है ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसके अकॉर्डिंग आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए, ठीक है। आंसर राइटिंग, कुछ भी क्वेश्चन का आप आंसर राइटिंग मत करो, है ना, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही आप आंसर राइटिंग करो, ठीक है। या फिर कहीं आपको बुक शॉप में, जहाँ भी आप रहते हो, बुक शॉप में अगर आपको किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज मिल जाता है और आपको लगता है कि ये टेस्ट सीरीज जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप उसको प्रैक्टिस करो, है ना। आपको कई एक मिल जाएंगे, है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, है ना, फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लंबा सिलेबस है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो, है ना, यू विल बी इन ट्रबल, ओके। थर्ड जो बात है, तीसरी जो बात ये है कि अ, ये दो बात तो हो गई, तीसरी बात ये है कि आगे के लिए अब क्या करना चाहिए। आगे आपको यही करना है कि अगर आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप बाकी चीज़ों को सोचना बंद करो, आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, है ना। 1 से 2 अटैम्प्ट जो भी आप टारगेट लेकर के चले हो आप करो, ठीक है। और जिनको भी लगता है कि, है ना, 6 महीना साल भर देने से उनकी तैयारी अच्छी हो सकती है, तो आपको अपने राज्य में सेवा के लिए ये मौका ज़रूर वो करना चाहिए कि नहीं, एक मेहनत करके आप अपने राज्य में नौकरी ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको आगे आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ 11 जेपीएससी और 14th जेपीएससी से रिलेटेड कुछ आपसे बातें करनी थी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप कमेंट करना, मैं पढ़ूँगा और हो सकता है तो मैं उसका जवाब भी दूंगा, ठीक है। और जो लोग पर्सनली फ़ोन करके जेपीएससी के प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहे थे, तो वो बार बार बोल रहे थे, तो उनके लिए एक ये कॉमन वीडियो है ना। सब लोग इसको देखेंगे, और मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो वो वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। सिलेबस को मैंने वो उसको पूरा ब्रेकअप करके बताया है, क्या रेफरेंस मटेरियल आपका रहना चाहिए, एक एक चीज़ पे मैंने बात की है, तो आप उसको देख लेना, ज़्यादा डिटेल में देखना होगा तो, ठीक है। और मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी पहले से बदल गई है, कुछ इश्यूज़ हो गए हैं गले में, ठीक है। तो अब यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि झारखंड की जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो जनादेश दिया है, सरकार उसका सम्मान करेगी। झारखंड के विकास में दिन रात सरकार मेहनत करेगी, और ख़ासकर एक एग्ज़ामिनेशन जो झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, है ना, मतलब आप कह सकते हैं बेरोज़गारी और परीक्षा, है ना, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोल सकते हैं, कि बेरोज़गारी जो इतना बड़ा मुद्दा रहा है झारखंड में, सरकार इस पे बहुत अच्छे से काम करेगी, एक युवा वर्ग के लिए, क्योंकि किसी भी प्रदेश का, किसी भी स्टेट का जो युवा पीढ़ी होता है वो एक रीढ़ होता है ना। अगर आप युवाओं को अच्छा करने का मौका देते हैं, सरकार उनके लिए पॉलिसी लाती है, सरकार उनके हिसाब से अगर नीति बनाती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो झारखंड प्रदेश है वो विकास की अलग अलग ऊंचाइयों को वो छुएगा, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ
और इस उम्मीद के साथ अभ्यर्थी वर्ग के लिए भी एक संदेश ये है कि प्लीज़ आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए, ठीक है। नकारात्मक आपको न्यूज़ मिलते रहते होंगे, है ना, उन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आप अपने मेहनत और किस्मत पे भरोसा रखिए, ठीक है। चीज़ें धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ यही सब आपसे आप लोगों से बात करनी थी। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर कभी और आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए सबको बाय बाय।